हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th के सेकेंड चैप्टर यानी यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में। मेजरमेंट का मतलब होता है नापना, मापना, पैमाइश करना, एग्जैक्टली बता देना कि कोई भी चीज कितनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेजरमेंट की जरूरत क्या है, मेजरमेंट हम लोग क्यों लेना चाहते हैं। तो मेजरमेंट क्यों लेना चाहते हैं इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि मेजरमेंट किसका लेते हैं। जैसा कि पहले ही चैप्टर में ये बात क्लियर हो चुकी है कि फिजिक्स इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फेनोमेनाज। तो अगर आप पूरी फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो उन फेनोमेनाज, उन घटनाओं को जो नेचर में नेचुरली ऑकरिंग हो रही है कि प्रॉपर्टीज तो पढ़ते ही हैं और साथ ही में वो घटनाएं कितनी मात्रा में घटित हो रही हैं उसके अमाउंट को भी मेजर करना पड़ता है। नेचर के पास बहुत से कंपोनेंट हैं, उन सभी कंपोनेंट्स को भी आपको नापना पड़ेगा फिजिक्स के अंदर में। अब सवाल ये पैदा होता है कि नेचर का कंपोनेंट मीन्स क्या, जो सब कुछ आपको नेकेड आई से दिख रहा है, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो या फिर इंसिडेंस हो, वो सब कुछ नेचर के कंपोनेंट ही हैं। ये जो मार्कर है ये भी नेचर का कंपोनेंट है, ये जो बोर्ड है ये भी नेचर का कंपोनेंट है, मैं भी नेचर का कंपोनेंट हूं, मेरी आवाज भी नेचर की कंपोनेंट है, ये जो लाइट आ रही है ये भी नेचर की कंपोनेंट है। जो कुछ भी आप अपने परिवेश में, सराउंडिंग में देख रहे हो, ऑल आर द कंपोनेंट ऑफ नेचर। और जो नहीं दिखती लेकिन होती है वो भी नेचर का ही कंपोनेंट है। तो उन कंपोनेंट्स की आप पूरी स्टडी तभी कर पाओगे जब आप मेजरमेंट लेना सीख जाओ। मेजरमेंट ले लोगे तो आप कंपेयर करना शुरू कर दोगे और आपको नेचर के प्रति समझ बढ़ती चली जाएगी कंपैरिजन से। लेकिन आप किन्हीं दो इंसिडेंट्स या किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन तभी कर सकते हो जब आपने दोनों के बारे में एग्जैक्टली जानते हो। मेजरमेंट के साथ सारे कंपोनेंट्स का मेजरमेंट ले लिया हो, देन ओनली यू कैन कंपेयर बिटवीन द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस नेचर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आज गर्मी बहुत है, कल भी गर्मी थी, परसों भी गर्मी थी, लेकिन आज वाली गर्मी सबसे अधिक है, कल वाली उससे कम थी और परसों वाली उससे कम थी। क्या ये कंक्लूजन केवल हम लोग फीलिंग के बेसिस पर निकाल सकते हैं क्या? फीलिंग के बेसिस पर एग्जैक्ट आइडिया बनाना बहुत मुश्किल होता है, नियरली इम्पॉसिबल। लेकिन नेचर का ये जो कंपोनेंट है टेम्परेचर, आज के डेट में इसको मेजर करने का मेथोलॉजी डेवलप है। तो अगर आज 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, कल 44 था, परसों 43 था, तो इस बेसिस पर आप इजीली कह सकते हो कि टुडे इज हॉटर देन यस्टरडे। तो फिजिक्स में मोटा मोटी आइडिया बताने से नहीं होता, एग्जैक्टली मेजर करोगे तब जाकर के आप कैलकुलेशन करके एग्जैक्ट रिजल्ट पर पहुंचोगे। मेजरमेंट की जरूरत हमारी डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा है। बिना मेजरमेंट के हमारी जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। हाँ, मेजरमेंट की कोई जरूरत नहीं है, मेजरमेंट की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं और सोना चाहते हैं, देन देयर इज नो नीड ऑफ एनी मेजरमेंट एटलीस्ट इन योर लाइफ। बट आप अगर डेवलप करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, नेचर को समझना चाहते हो, तो आपको मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी। बड़ा सवाल यह कि क्या यूज है मेजरमेंट का हम लोगों के लिए, और जवाब ये, घिरे पड़े हैं हम लोग मेजरमेंट से। हर तरफ मेजरमेंट ही मेजरमेंट है। आप मेजरमेंट से बिल्कुल घिर चुके हो आज के डेट में, बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ डेवलप्ड सोसाइटी। कोई अगर बिल्कुल कबीले पे रहता है, आदिवासी इलाके में, जहां प्रोग्रेस नाम की कोई चीज नहीं है, बनाना है, खाना है, सोना है, तो उसके लिए मेजरमेंट की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अगर वह दुनिया से आइसोलेटेड है तो। बट वेन एवर यू वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ
development, or you want to be the global, then measurement plays vital role. How? जैसे आप ये मान लीजिए कि मुझे दिल्ली जाना है, और अगर मुझे यही नहीं पता कि दिल्ली कितनी दूर है, तो क्या मैं जा पाऊंगा? या दिल्ली किस डायरेक्शन में है, तो क्या मैं प्लानिंग कर पाऊंगा दिल्ली जाने की? ये एक बात हम लोगों को बिल्कुल क्लियर पता है कि दिल्ली, चलो मैं फिलहाल वाराणसी में ये शूटिंग कर रहा हूं, और वाराणसी से दिल्ली 800 किलोमीटर दूर है। मुझे डिस्टेंस पता है, मेजरमेंट लिया जा चुका है वाराणसी से दिल्ली के बीच का, तो अपनी प्लानिंग मैं उस हिसाब से करके चलूंगा कि 800 किलोमीटर के लिए कौन सी व्हीकल से जाऊं, कितना भोजन अपने पास रख लूं। तो पूरी प्लानिंग के साथ हम दिल्ली जा सकते हैं, डिस्टेंस पता है तो, डायरेक्शन पता है तो। ठीक वैसे ही जब सबसे पहले इंसान मून पर गया, तो मेजरमेंट पहले ही लिया जा चुका था, अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस मालूम थी, तो फिर व्हीकल डिजाइन हुई जो वहां तक जा पाई थी। तो मेजरमेंट का देखिए क्या रोल है, आगे बढ़ने के लिए, डेवलप करने के लिए मेजरमेंट मालूम होना चाहिए। एक सिंपल सी बात है, अगर बाजार आप जाते हो, आप मांस को मेजर करना नहीं जानते, तो आप शॉपकीपर से क्या कहोगे कि आलू दे दो? फिर सवाल पैदा होता है ना कि कितना आलू दे दो, तो आप कहते हो 2 केजी आलू, तो वो आराम से आपको दे देता है। इस तरह से टाइम को मेजर किया गया, तो टाइम के मेजरमेंट का भी काफ़ी रोल है हम लोग की लाइफ में। आप सोच के देखिए कि अगर जब टाइम मेजर नहीं किया गया होगा, तो ज़िंदगी कितनी टफ रही होगी। बहुत पुराने ज़माने में जब आदि मानव रहते थे, तो उस समय ना तो संडे, मंडे, ट्यूसडे होता था, ना डेट चेंज होती थी 1 2 3 4, ना तो महीने बदलते थे, ना ईयर बदलता था। क्या होता था? सिर्फ उजाला और अंधेरा होता था। कोई इंसान कितने साल तक जिंदा रहेगा ये भी नहीं पता था। लाइफ स्पैन एक इंसान का 70 ईयर होता है, ये बात भी नहीं पता थी। आज के डेट में पता है कि एक जनरल जो आदमी होता है वो 65 साल या 70 साल जीता है, तो अपनी लाइफ की पूरी प्लानिंग हम उसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। इतने साल तक नौकरी करेंगे, इतने पैसे बचाने हैं, 70 साल तक चलना है भाई। और उस जमाने में अब सोचिए कि अगर ये ईयर्स में लाइफ स्पैन मेजर ना किया गया होता, तो कैसे पता चलता कि इंसान कितने सालों तक जिएगा? तब हमें कहना पड़ता मजबूरी में कि जब बाल पक जाता है तो इंसान मर जाता है। टाइम अगर मेजर नहीं किया गया होता, तो आप अपने स्कूल कैसे जाते? किस डेट से स्कूल खुलता? कितने बजे बुलाया जाता? तो आपका शायद प्रिंसिपल ये कह रहे होते कि बेटा जब सूरज उग जाएगा तो उसके थोड़ी देर के बाद स्कूल चले आना, और जब जब उजाला होगा तब तब चले आना, और 6 बार आ जाना तो फिर 1 बार मत आना। दैट मीन संडे की छुट्टी। संडे नहीं था तो आप क्या करते? रात रात भर जगते, सूरज देखते कि निकला कि नहीं निकला। रात पूरी डिस्टर्ब हो जाती। आज तो उठते हो 4 बजे घड़ी में, तो मालूम रहता है भैया 2 घंटा भी और सोने को मिलेगा। उस समय रात रात भर जगते मॉर्निंग में स्कूल जाने के लिए। कोई काम नहीं हो पाता अगर ये मेजरमेंट ना लिया गया होता टाइम का या मास का या डिस्टेंस का। पूरी जिंदगी बद से बदतर हो जाती। और आज आप कल्पनाओं में थोड़ा जाइए, मेरे वीडियो को देखने के बाद ये समझने की कोशिश करिएगा कि ये मेजरमेंट ना लिया गया होता तो कौन कौन सी और समस्याएं खड़ी हो सकती थी आपकी ज़िंदगी में। अब ये सवाल उठता है कि फिजिक्स में हम लोग मेज़र किसे करते हैं? जवाब है फिजिकल क्वांटिटीज़ को। अब एक और सवाल है कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी आपको ये समझना है तो ये समझिए कि ये नेचर कंपोनेंट से भरा पड़ा है। नेचर में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि ये जो मार्कर है ये भी नेचर का एक कंपोनेंट है।
ये बोर्ड भी नेचर का कंपोनेंट है, ये दीवार भी इसी नेचर का एक कंपोनेंट है, मैं भी नेचर का कंपोनेंट हूँ, ये वीडियो कैमरा जिससे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ नेचर का कंपोनेंट है, मेरी जो ये आवाज़ है वो नेचर की कंपोनेंट है, फैन नेचर की कंपोनेंट है, ये जो लाइट आ रही है वो नेचर की कंपोनेंट है। सरल भाषा में आपके आसपास जो कुछ भी है वो सब कुछ नेचर की कंपोनेंट है। जो आपको दिखती है या फिर नहीं दिखती बट होती है, सब का सब नेचर का कंपोनेंट है। और इन्हीं कंपोनेंट्स के कैरेक्टर को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इन्हीं कंपोनेंट्स के कैरेक्टर को, गुण को, प्रॉपर्टी को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे ये मार्कर है तो इसमें कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर बड़ी साफ है कि इसमें कुछ लेंथ है, लेंथ इसकी कैरेक्टर हो गई। इसमें कुछ मास है, मास इसका कैरेक्टर है, यह भी फिजिकल क्वांटिटी है। इसमें कुछ थिकनेस है, इसकी थिकनेस भी इसका कैरेक्टर है, इसकी थिकनेस भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। लाइट आ रही है कंपोनेंट, तो लाइट खुद में एक कैरेक्टर है, लाइट की इंटेंसिटी कैरेक्टर हो जाएगी। ये जो टेम्परेचर है ये नेचर का कंपोनेंट है, इसमें हॉटनेस है, कूलनेस है, ये सब नेचर के कैरेक्टर्स हैं और इन सब के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज है। इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो चलिए, फिजिक्स में हम लोग केवल फिजिकल क्वांटिटी को ही मेजर करते हैं। अलबत्ता कि फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन भी यही है, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। बड़ी क्लियर देख लीजिए, जिन क्वांटिटीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। और इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में फिजिकल लॉज बनाए जाते हैं। फिजिक्स में जितने भी नियम बनेंगे उन नियमों में इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज की चर्चा होगी। बेटा, इसी नेचर में कुछ ऐसे भी कंपोनेंट्स हैं जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। दोज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे अगर मुझे किसी से प्यार है तो वो प्यार कितना है इसको नाप करके नहीं बताया जा सकता है। दिस कैन नॉट बी मेजर्ड एवर। सो प्यार हो गया, मोहब्बत हो गया, नफरत हो गया, घृणा हो गई, ये सब मेजर नहीं किया जा सकता है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अब जैसा कि चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, तो ये यूनिट एंड मेजरमेंट, दीज टू आर नॉट द टू डिफरेंट इंडिपेंडेंट टर्म्स। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करता है। यूनिट और मेजरमेंट दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड करता है, एक दूसरे से फ्री नहीं है। और इस बात को आपको समझना होगा कैसे। आप जब भी किसी चीज़ को मेजर करने चलते हो, नापने चलते हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, तो आपको सबसे पहले यूनिट माननी पड़ेगी कि किसके कंपैरिजन में आप नापने जा रहे हो। फॉर एग्जांपल, एक फिजिकल क्वांटिटी हम यहां कंसिडर कर ले रहे हैं, इस बोर्ड की विड्थ, इसकी चौड़ाई हम लोग नापना चाहते हैं, विड्थ को। अब इसकी विड्थ को अगर हम नापना चाहेंगे तो सबसे पहले हमें अपना बेस यूनिट क्लियर करना पड़ेगा कि किसके रेस्पेक्ट में इसकी लंबाई हम नापने जा रहे हैं। अभी हम ये मान लेते हैं कि इस मार्कर की सहायता से नापने जा रहे हैं। तो ये जो मार्कर की लेंथ है, या इस एक मार्कर को आप 1 यूनिट मान लीजिए। मार्कर इज यूनिट हियर, और इसी मार्कर से कंपेयर करने जा रहे हैं इसकी लेंथ को। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नापने का यही तरीका है। तो अगर मार्कर को हमने बेस यूनिट अपनी बना ली, तो यहां देखिए कैसे मेजरमेंट होगा। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम एंड नाउ 5 टाइम्स। तो देखिए ये मार्कर इस पूरे बोर्ड की चौड़ाई में 5 बार एकोमोडेट हो गया। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये जो चौड़ाई इसकी है वो 5 मार्कर है, 5 मार्कर। और यहां पर मार्कर ही बेस यूनिट है, मार्कर बेस यूनिट है। ये पूरा पूरा क्या है? ये इस फिजिकल क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू है।
फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? इस बोर्ड की चौड़ाई, दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड 5 मार्कर इज द मेजरमेंट ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी। मेजर करने के बाद बताया जा रहा है कि 5 मार्कर इसकी लंबाई है। जहां पर मार्कर क्या है? मार्कर यूनिट है और 5 एक न्यूमेरिकल नंबर है। और ये न्यूमेरिकल नंबर सिर्फ यही बताता है कि बेस यूनिट का कै गुना बड़ा है ये पूरा। और सरल शब्दों में दूसरे एग्जांपल से समझिए, जैसे कि मान लीजिए यहां पर कोई डायनासोर है, कोई डायनासोर है, एक डायनासोर बना नहीं पाऊंगा मैं, मान लीजिए ये डायनासोर है काफी बड़े साइज का, और यहां पर एक डॉगी है। और हमें डायनासोर के वजन को नापना है। डायनासोर का वजन एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई और उसके वजन को मेजर करना है एक कुत्ते के कंपैरिजन में। कुत्ते को हम यहां पर एक बेस यूनिट मान लेते हैं। तो आप ये बताइए कि एक डायनासोर में कितने कुत्ते समा जाएंगे? एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि 200 कुत्ते। तो डायनासोर का साइज यानी वजन मेजर करके आप लिख सकते हो 200 डॉग। डायनासोर के वजन को हमने नाप दिया 200 डॉग। डॉग हमारी बेस यूनिट है और यहां 200 लिखा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि डायनासोर के का जो वजन होता है वो कुत्ते के वजन की तुलना में 200 गुना बड़ा है। तो आप जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करोगे तो सबसे पहले अपनी बेस यूनिट एक बना लो। और बेस यूनिट ऐसी बनाई जाती है जो वेल अंडरस्टैंडेबल हो, जिसकी समझ ऑलरेडी आपके दिमाग में है, जिसमें कोई इफ बट नहीं है, जो वेल डिफाइंड है। ऐसे किसी को आप बेस यूनिट बना लीजिए और उससे तुलना कर दीजिए जिस किसी फिजिकल क्वांटिटी को आपको मेजर करना है। एक बात और, बेस यूनिट कभी भी ऐसी चीज को नहीं बनाया जाता है जिसके बारे में नापने वाले को ही नहीं पता है कि वो है क्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अब हम अगर इस बोर्ड की लंबाई को नापना चाहते हैं और बेस यूनिट हमने बना दिया एक एटम का साइज, एक एटम का जो साइज होता है उसको बेस यूनिट के तौर पर ले लिया और इसको हम नापने चल दिए, तो देखिए दिक्कतें क्या क्या हैं। एक तो एटम का साइज कितना होता है, किताब पलटिए देखिए, प्रॉब्लम वाली बात है। दूसरी बात, अगर मान लो कि मालूम भी है तो उस एटम से तुलना करके इसकी लंबाई कैसे लिखोगे, नापोगे कैसे? यहां तो मार्कर था तो घुमा घुमा करके कर लिया, एटम लेके कैसे करोगे? बिलियंस टू बिलियन से एटम्स आ जाएंगे, तो ये सुटेबल नहीं होगा। हमेशा हम लोग ऐसी बेस यूनिट लेते हैं जो वेल अंडरस्टैंडेबल हो और जिसकी सहायता से आप किसी मेजरमेंट को इजीली कर पाएं। बेटा बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी आपको फिजिक्स में पढ़नी है, आप गिन नहीं सकते हो इतनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, हीट, प्रेशर, वर्क, मोमेंटम, फोर्स, बहुत ज़्यादा यहाँ पर काउंट नहीं कराया जा सकता। सब की सब फिजिकल क्वांटिटी हैं। फिजिकल क्वांटिटी एक बार फिर से याद करा दूँ, नेचर में जो कंपोनेंट्स हैं उन्हीं कंपोनेंट्स के कैरेक्टर को कहते हैं। बहुत सारी हैं, तो सबकी यूनिट याद करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ को बेस के तौर पे मानते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के तौर पे मान लेते हैं, और बाकी सभी फिजिकल क्वांटिटी को उन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में पढ़ते हैं। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं एसआई सिस्टम में। एसआई सिस्टम की बात कर रहे हैं। एसआई का फुल नेम है सिस्टम द इंटरनेशनल। ये एक फ्रांस का सेंटेंस है,
फ्रांसीसी लैंग्वेज में ये सिस्टम दे इंटरनेशनल लिखते हैं, यहाँ से एस ले लिया गया है और इंटरनेशनल से आई ले लिया गया है। तो ये एसआई सिस्टम बना है 1971 में। एक मीटिंग हुई थी वैज्ञानिकों की, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट कहते हैं इसको। ये बैठक का नाम था। कुछ वैज्ञानिक मिलकर के बैठे एक साथ दुनिया भर के फ्रांस शहर में, और मीटिंग का नाम था जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट। और इस मीटिंग में कुछ बात तय की गई, और इस मीटिंग से पहले समस्याएं बहुत थी मेजरमेंट को लेकर के। किसी देश में सीजीएस सिस्टम चलता था, किसी देश में एमकेएस सिस्टम चलता था, किसी देश में एफपीएस सिस्टम चलता था चीज़ों को मेजर करने के लिए। तो उससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत दिक्कत आती थी। सरल भाषा में, कुछ देश वाले थे जो लेंथ को फुट में नापते थे, कुछ देश वाले लेंथ को मीटर में मेजर करते थे। कहीं पर मास मेजर किया जाता था केजी में, कहीं पर मास मेजर किया जाता था ग्राम में, कहीं पर मास मेजर किया जाता था पाउंड में। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत सी दिक्कत आने लगी थी। तो जैसे जैसे दुनिया ग्लोबल बन रही थी, एक कॉमन यूनिट की ज़रूरत थी। दुनिया भर के लोगों को कॉमन यूनिट की ज़रूरत थी। तो कॉमन यूनिट को बनाने के लिए कुछ वैज्ञानिक एक साथ आए, और 1971 में ये कारनामा हुआ था। उन लोगों ने बैठक की, और बैठक में कुछ चीज़ों को तय कर दिया कि हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के तौर पर किसे एक्सेप्ट करेंगे। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ उस मीटिंग में तय की गई थी। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में किन किन फिजिकल क्वांटिटीज़ को रखना है, ये बड़ा सवाल था उस मीटिंग में। तो उन फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के तौर पर एक्सेप्ट किया गया, जो पूरी तरह से एक दूसरे से डिपेंड नहीं करती थी, इंडिपेंडेंट थी। जैसे मास को फंडामेंटल क्वांटिटी कहा गया, टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी कहा गया, लेंथ को कहा गया फंडामेंटल क्वांटिटी। उसके पीछे रीज़न है, मास लेंथ पे डिपेंड नहीं करता और लेंथ टाइम पे डिपेंड नहीं करता। कोई भी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा था, बिल्कुल फ्री था, और इसलिए उनको फंडामेंटल क्वांटिटी कहा गया। लेकिन इन 7 को छोड़ करके और जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज थी, वो सारी की सारी इन्हीं 7 में से कुछ पर, या किसी एक पर या किसी 2 पर डिपेंड कर रही थी। तो वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी थी जो उस मीटिंग में फिक्स किया गया? एसआई सिस्टम की बात कर रहा हूं। पहली क्वांटिटी थी मास, दूसरी क्वांटिटी थी लेंथ, तीसरी क्वांटिटी जिसको फंडामेंटल के तौर पे एक्सेप्ट किया गया, टाइम। इन तीनों को फंडामेंटल एक्सेप्ट किया गया, 4 और हैं, और रीजन फंडामेंटल के तौर पे एक्सेप्ट करने का एक ही है, कोई भी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। सरल भाषा में समझने के लिए आप ये बताइए कि क्या आप बता सकते हो क्या कि 1 kg मीन्स कितने मीटर? अगर बता सकते हैं तब डिपेंड करता है। या 1 मीटर में कितने सेकेंड होते हैं, 1 मीटर लेंथ में कितना टाइम हो गया, बताया जा सकता है क्या? कभी नहीं बताया जा सकता है। और ये इंडिपेंडेंट है, और इसलिए इनको फंडामेंटल कहा गया। और बाकी सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी इन 7 को छोड़ करके इन्हीं 7 पर डिपेंड कर रही थी, उनको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहा गया, क्योंकि उन क्वांटिटीज को हम इन्हीं से गेट कर सकते हैं। एक बात और, चौथी फिजिकल क्वांटिटी थी इलेक्ट्रिक करंट। पांचवी फिजिकल क्वांटिटी है टेम्परेचर। छठी फिजिकल क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस।
ये सब समझ में आएगा आपको धीरे धीरे। सातवां, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिसको हम लोग बेस क्वांटिटी कहते हैं। और इनकी यूनिट्स, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स, मास की एसआई यूनिट में लिख रहा हूं केजी, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की कैंडेला। तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ 7 बेसिक क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज की ये यूनिट्स हो गई। ये तो खैर याद करने वाली बात है, लेकिन जो मार्के की बात है कि उस मीटिंग में क्या क्या कारनामे हुए थे वो काफी इंटरेस्टिंग है सुनना, जरा उसे सुनिएगा। 1 kg मास, सभी वैज्ञानिक मिले और उन्होंने अपनी एक बेस यूनिट बनानी शुरू करी कि कितने मास को हम लोग 1 kg कहें। तो उन्होंने 1 kg मास, आप लोग जानते होगा कितने मास को कहा गया है, आप सभी ने उस बाट को देखा होगा जिससे आप सब्जी वगैरह खरीदते हैं। उसी को 1 kg क्यों कहा गया? क्योंकि आप किसी बड़े मास को भी तो 1 kg कह सकते थे। उसी मास को 1 kg कहने से यह फायदा मिला कि हम लोगों की डेली लाइफ आसान हो गई। आप सोच के देखिए, सभी वैज्ञानिक मिलते और ये तय कर लेते कि ऐसा है, जो ये अर्थ है ना उसको हम लोग 1 kg कहेंगे आज से। तो जानते हैं क्या समस्या खड़ी होती है? बाजार में जब आलू लेने जाते तो आलू वाले से कहते हैं कि 10⁻⁻27 kg आलू तोल दो। लेकिन इस तरीके से 1 kg को बेस यूनिट बनाया गया, किसी एक पर्टिकुलर मास को 1 kg कहा गया, जिससे कि आपकी डेली लाइफ आसान हो जाए। आपकी खाने पीने से लेकर के डेली लाइफ के सारे सामान 1 kg से 100 kg के बीच में निपट जाते हैं। सारे कैलकुलेशन आसान है। अर्थ के मास को कह दिया गया होता है 1 kg, तो 10⁻⁻50 kg का आप होते हैं, 10⁻⁻40 kg आलू खरीदने जाते हैं, और 10⁻⁻40 kg आलू नापने के लिए जो डिवाइस डेवलप होती, पता नहीं कितनी कठिन होती, कितना कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस होती, जिससे 10⁻⁻40 kg का मेजरमेंट लिया जाता। सोच के देखिएगा, सोचने वाली बात है। तो सभी वैज्ञानिकों ने एक प्लेटिनम इरिडियम एलॉय है, ये देखिए इसका फिगर, ये बना हुआ है सिलेंड्रिकल शेप का, और यही एक्सेप्ट कर लिया कि 1 kg है, और उसी के मॉडल्स सभी देशों में भिजवा दिया गया। सभी देशों ने उसी से अपना 1 kg एक्सेप्ट किया। ठीक वैसे ही जब लेंथ मेजर करने की बात आई तो कितनी डिस्टेंस को हम लोग बेस यूनिट लिया जाए, 1 मीटर कहा जाए, तो एक जनरल डिस्टेंस ले ली गई कि इतनी डिस्टेंस, उसको मेजर कर लिया गया और उसी को 1 मीटर कहना शुरू हो गया। तो इसी तरह से सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज की विवेकानुसार बेस यूनिट बनाई गई। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के सिवा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी हैं, जिसको बाद में फंडामेंटल क्वांटिटी के तौर पे ही इस लिस्ट में रखा गया। पहली मीटिंग जो 1971 में हुई थी, उसमें इन 2 फिजिकल क्वांटिटीज की कोई डिस्कशन नहीं हुई थी, बट काफ़ी बाद में 7 या 8 साल बाद एक और मीटिंग हुई, उसमें 2 और फिजिकल क्वांटिटी शामिल की गई। प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। इन 2 क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज की लिस्ट में बाद में जोड़ा गया था
हैं बेसिकली ये दो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज ही, बट फंडामेंटल क्वांटिटीज की लिस्ट में इन दो क्वांटिटीज को बाद में जोड़ा गया था और इसलिए इसको हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। नाइनटीन 1971 में फंडामेंटल क्वांटिटी के तौर पे 7 क्वांटिटीज को ही एक्सेप्ट किया गया था, बट 7 या 8 साल बाद एक और मीटिंग हुई जिसमें 2 और क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज के तौर पर एक्सेप्ट किया गया, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को। और इन दो क्वांटिटीज को चूंकि बाद में उस लिस्ट में जोड़ा गया था फंडामेंटल क्वांटिटीज के, और इसलिए इसका नाम पड़ता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। किसी लिस्ट को कंप्लीट करने के लिए जो चीज डाली जाती है उसको हम लोग सप्लीमेंट्री कहते हैं। प्लेन एंगल का यूनिट हो जाएगा आपका रेडियन और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। एक और इंपॉर्टेंट बात, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज से जो क्वांटिटी बनती है उसको हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का एक एग्जांपल समझ लीजिए। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ये क्या होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी? फंडामेंटल क्वांटिटी के लिस्ट में जो भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है वो सब कुछ डिराइव्ड है। जो हमने लिस्ट अभी बनाई उस लिस्ट से बाहर जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो सब की सब डिराइव्ड है। डिराइव्ड का मतलब होता है वो सारी क्वांटिटी इन्हीं से पैदा होगी, इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटी से वो पैदा होंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम एरिया की बात करें तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि एरिया का मतलब होता है लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और विड्थ भी बेसिकली लेंथ ही होती है। तो देखिए एरिया किस तरह से फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ पर डिपेंड कर रही है, विड्थ भी लेंथ ही होती है। उसी तरह से अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये तीनों की तीनों लेंथ है, तीनों की तीनों लेंथ ही है। यानी वॉल्यूम भी फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ पर ही डिपेंड करती है। आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लीजिए, डिराइव उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि वो किसी ना किसी फंडामेंटल क्वांटिटी पर ही डिपेंड करती है। आप फोर्स ले लीजिए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स भी देखिए किस तरह से फंडामेंटल क्वांटिटी मास पर डिपेंड करता है। और यहां जो एक्सेलरेशन दिख रहा है, यह एक्सेलरेशन भी डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस और टाइम फंडामेंटल। तो इस तरह से फोर्स बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, आप अगर डेंसिटी लोगे तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास भी फंडामेंटल क्वांटिटी और वॉल्यूम भी फंडामेंटल क्वांटिटी पे ही डिपेंड करता है। हम लोगों ने यहां पर देखा किस तरह से फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। 100 की एक बात, डिराइव क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं। उनकी यूनिट्स को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट के टर्म्स में ही उन डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट्स को बता दिया जाता है। हो सके तो इस वीडियो को 3 या 4 बार देखिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।